प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम ये कक्षा 12 के लिए जो चैप्टर विलेन है, सॉल्यूशन चैप्टर है, उस पर चर्चा करेंगे। जो पिछला लेक्चर है उस पे हमने जो विलेनों का जो अणुसंख्य गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 4 प्रकार का गुण बताया गया था, और 2 जो गुण हैं जो वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन, तो इस पे काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वाष्प दाब अवनमन में हमने राउल्ट का नियम भी बताया, उस नियम पर आधारित 5 सूत्र भी बताए थे, जिस पर कि आंकिक प्रश्नों को उदाहरण लेकर के समझाया गया। और आपको कहा गया कि आप होमवर्क में आप अपनी बुक से ज़्यादा प्रश्नों को हल करिए उसी पर आधारित। अब उसके बाद उसी क्रम में जो हम डिस्कस किए क्वथनांक उन्नयन, तो इस पर काफ़ी चर्चा की गई। इस पर भी एक फॉर्मूला स्थापित किया गया कि जैसे मान लीजिए कि ये विलायक है, ये विलायक है, और इसमें आप मिला दिए विलेय। और विलेय कैसा होगा? जो अवाष्पशील होगा, जो नॉन वोलेटाइल जिसको बोलते हैं, जो वेपर में चेंज ना हो। और कैसा होगा? विद्युत अनपघट्य, माने जो पॉजिटिव और नेगेटिव अपघट्य में ना टूटे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हैं, ऐसा विलेय होना चाहिए। तो इस विलेय को जब आप इस विलायक में मिला देंगे तो क्या बनेगा? ये विलेयन बन जाएगा, विलेयन। ये विलेयन बनेगा। अब पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि मान लीजिए, माना कि ये जो विलायक है इसका जो क्वथनांक है ये T केल्विन है, और जो विलेयन है, विलेयन इसका क्वथनांक कितना है? तो विलेयन का क्वथनांक जो है TB केल्विन है। तो अब क्वथनांक उन्नयन कैसे निकालेंगे? तो क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T। और चूंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कणों की संख्या पर डिपेंड करती है, तो ये मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये हम बताए थे। और M जो मोललता है, मोललता, तो ये कैसे निकालते हैं? ये N2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम, या फिर W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। और KB कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए बताए थे कि RT स्क्वायर अपॉन 1000 LB या MRT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा HB। तो डिटेल्स में इस पर भी चर्चा किए थे। अब इस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना होगा। तो प्रश्न ये है कि अब यहाँ पे यदि अगर कोई विलेय है, जैसे मान लीजिए जो अवाष्पशील है,
मान लीजिए यूरिया है, यदि ये 15 ग्राम यूरिया को 15 ग्राम यूरिया को 36 ग्राम जल में घोलने पर 36 ग्राम जल में घोलने पर या जल में घोला गया, जल में घोला गया, यदि Kb इज इक्वल टू 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स हो तो क्वथनांक उन्नयन एवं विलयन का क्वथनांक ज्ञात करें। तो देखिए यूरिया क्या है, यूरिया एक अवाष्पशील, और अवाष्पशील कैसे है, अगर इसको किसी चीज में लेके गर्म करेंगे तो ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन धनायनों ऋणायनों में टूटेगा भी नहीं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो यूरिया जो विलेय है, विलेय की ग्राम में मात्रा दी गई है, दिया है। तो ये जो विलेय है ये NH2CO NH2, तो विलेय NH2CO NH2 की मात्रा, ये मात्रा दी गई है, कितना दिया है, तो ये W2 15 ग्राम दिया है। और क्या दिया है, और विलेय का अणुभार, तो अणुभार ये M2, ये कैसे निकालेंगे, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन चूंकि 2 है तो 2 करेंगे, कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और फिर 2, तो ये आपका हो जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। अब क्या निकाल लेंगे, अब विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार कैसे, विलेय के मोलों की संख्या, अणुभार तो हो गया ना, विलेय के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो W2 कितना है, 15 है, ये कितना है, 60 है, तो 1/4 यानी कि 0.25 हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, अब जो विलायक है, तो विलायक, अच्छा इसमें अगर जो है आप केवल W2W, विलायक जो जल है इसकी मात्रा दी गई है, ये W1 36 ग्राम है, और विलायक H2O का अणुभार M1 18 ग्राम पर मोल। तो W1 W2 M1 M2 सब पता चल गया, Kb दिया ही है, तो इसी फॉर्मूला में ले जा करके रख देंगे। तो जैसे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M है,
तो डेल्टा टी बी या ये के बी इंटू एम के जगह पे रख देंगे W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो डेल्टा टी बी अब के बी के जगह पे 0.52 रखेंगे और W2 कितना दिया है, ये 15 दिया हुआ है 1000, और M2 कितना है, ये 60 है, और W1 कितना है 36 है। तो ये 15 से इसको कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 250 हो जाएगा, और ये 250 का इसमें गुणा कर देंगे। अब तो ये आप 25 दूनी 50 अब 5 25 5 125 25 चौके 100 25 5 125 और 5 130 और 2 प्लेस पे डेसिमल, तो 130/36 हो जाएगा। और जब 130 में 36 से आप करेंगे तो तो 3.6 ये केल्विन आ जाएगा। अब जो 3.6 ये केल्विन है, तो डेल्टा टीबी ये अभी बताए थे कि ये टीबी माइनस टी होता है, और टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी प्लस डेल्टा टीबी, और टी है 373 क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 3.6 तो ये 376.6 केल्विन हो जाएगा। तो ये जो विलयन है, विलयन का जो क्वथनांक होगा 376.6 हो जाएगा, और टी जो है ये कितना है, जैसे 273 में 100 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 373 केल्विन ही तो आ जाएगा ना। और 373 ये विलायक का है, डेल्टा टीबी 3.6 है जो माने बढ़ोतरी है, तो उसको जब जोड़ दिए तो 376.6 ये आपके विलयन का क्वथनांक पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप जो आंकिक प्रश्न हैं, तो आंकिक प्रश्नों को ये सूत्र के माध्यम से, जो सूत्र आपको बताया गया है उसके माध्यम से हल कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को अंग्रेजी में कहते हैं द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक अवनमन the depression in freezing point, the depression in freezing point। तो जैसे आपको समझना ये है कि अगर मान लीजिए ये कोई विलायक है, ये शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक में विलेय मिलाने पर, विलेय पदार्थ मिलाने पर ये क्या बन जाता है, जब इसमें किसी विलेय को मिलाएंगे तो ये विलयन बन जाता है, विलयन। तो
अगर मान लीजिए इसका ये वाष्प दाब, तो वाष्प दाब इसका P0 है और इसका PS है। तो वाष्प दाब में क्या होती है? वाष्प दाब में कमी होती है। वाष्प दाब जो P0 का होगा वो ज़्यादा होगा और PS का होगा ये कम होगा। और जो क्वथनांक है, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका T है और इसका TB है, तो ये बढ़ेगा, मतलब विलयन का बढ़ेगा। लेकिन जो हिमांक है, हिमांक ये अगर T केल्विन है और ये TF है तो ये घटेगा। तो वाष्प दाब जो विलयन का होता है वो घटता है, लेकिन क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। तो ये घटता है और ये बढ़ता है और ये घटता है। अब सवाल ये है कि क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है? आप जरा सोचिए, बताइए। तो इसका सीधा सीधा जो कारण है, अणु जो विलेय और विलायक है, तो विलेय और विलायक के बीच जो लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल है, जिसको अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। माने जो विलेय और विलायक, अगर मान लीजिए कि अगर शुद्ध अवस्था में है तो केवल विलायक ही रहेगा, लेकिन जब विलेय को मिला देंगे तब दोनों के कण हो जाएंगे, तो उन कणों के बीच आपस में जो आकर्षण बल लगेगा, तो अब विलेय मिलाने पर अगर आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब घट जाएगा। आकर्षण बल बढ़ने से अब कम जब वेपर बनेगा तो उनका जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन ये क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? तो क्वथनांक तो वो ताप है, और जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो अब ज़्यादा टेम्परेचर लगाना होगा, जिससे कि और जो है उसके अणु वेपर में चेंज हो। तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल बढ़ा हुआ है, तो उन आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए ताप को बढ़ाते हैं। और जब ताप को बढ़ाते हैं तब जाकर के वो जो उसका वाष्प दाब होता है 1 atm होता है। तो इसीलिए विलयन का जो क्वथनांक होता है विलायक से ज़्यादा होता है, क्योंकि विलायक में कम ताप पे ही 1 atm हो जाएगा, अब विलयन पे ज़्यादा ताप पर 1 atm वाष्प दाब होता है, एक वायुमंडल। लेकिन जो हिमांक है वो घट जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे आइसक्रीम में उसमें साल्ट मिलाया जाता है। तो साल्ट मिला देने से क्या होता है? साल्ट मिला देने से उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, और जब आकर्षण बल बढ़ जाता है तो उनका हिमांक घट जाता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे वो फिर सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होगा। तो हिमांक वह ताप है जिस पर के कोई जो द्रव है वो ठोस में परिवर्तित होता है। तो यही समझना है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम मान लेते हैं कि ये लिख लीजिए, जब किसी अवाष्पशील एवं
अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। अतः विलयन का हिमांक जिसको हम TF से डिनोट करते हैं, विलयन का हिमांक TF विलायक के हिमांक से, विलायक का जो हिमांक है T केल्विन से कम हो जाता है। तो कितना कम हुआ? जो हिमांक ये अवनमन है, हिमांक अवनमन डेल्टा TF, तो डेल्टा TF जो है इसको किससे डिनोट करते हैं? तो डेल्टा TF को डिनोट करते हैं, ये जो TF कम होगा तो T माइनस TF, माने ये विलायक का जो होगा हिमांक ज़्यादा होगा और विलयन का होगा वो कम होगा। अब चूंकि हिमांक अवनमन ये विलयनों का अणुसंख्य गुण है, अर्थात हिमांक अवनमन डेल्टा TF विलयन की मूललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा TF जो होगा ये मूललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती हो जाएगा। डेल्टा TF डेल्टा TF जो होगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा KF इंटू ये मोललता, या अगर इसको सिंबल में लिखेंगे तो डेल्टा TF और ये KF इंटू M हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब KF क्या है? तो KF को हम कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इसी को इंग्लिश में कहेंगे मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट, और ये m क्या है? m मोललता है, जिसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं, और ये W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब जो KF इज इक्वल टू हो जाएगा ये डेल्टा TF अपॉन M। अच्छा, जो मोललता का जो मात्रक है, अब यहाँ पे जो KF का मात्रक हो जाएगा, तो KF का जो मात्रक होगा ये होगा डेल्टा TF का मात्रक बटे मोललता का मात्रक। तो ये डेल्टा TF का मात्रक जैसे केल्विन है, ये kg मोल इनवर्स या केल्विन मोलल इनवर्स भी इसको कह सकते हैं, केल्विन मोलल इनवर्स। और जो आपको बताए थे जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में KF निकालने का जो फॉर्मूला, तो RT स्क्वायर 1000 यहाँ पे LF हो जाएगा, या MRT स्क्वायर 1000 डेल्टा HF हो जाएगा। लेकिन ये जो सिंबल है, अब T यहाँ पे ये विलायक का हिमांक होगा, यानी कि विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन अब होगा, जैसे जल का अगर रहेगा तो। और ये LF क्या है? तो LF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, ये गुप्त उष्मा है फ्रीजिंग की, लेटेंट हीट ऑफ ये फ्रीजिंग है। अब वही जूल पर, अगर मान लीजिए ये LF क्या होगा, तो LF अगर जूल पर ग्राम है या पर केजी है, कैलोरी पर केजी है, तब तो ये फॉर्मूला उपयोग होगा। अगर पर मोल रहेगा तो ये वाला होगा, MRT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा HF। तो इस पर आधारित जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जब आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये KF अगर निकालना है, तो जल का, जैसे ये जल का अगर आपको ये LF या डेल्टा HF निकालना है जल का, कि जैसे प्रश्न ये हो गया कि जल का जो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो गुप्त उष्मा है फ्रीजिंग के, जमने की जो गुप्त उष्मा है, इसकी गणना कीजिए। तो अब देखिए, एक प्रश्न इसमें हम दे रहे हैं कि यदि जल का क्वथना ये हिमांक, जल का हिमांक 273 केल्विन तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स हो, तो
जमने की गुप्त ऊष्मा, जमने की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग की गणना करें। तो देखिए फॉर्मूला तो ये होता है कि Kf इज इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन 1000 LF, या Kf इज इक्वल टू ये MRT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा HF। अब R की जो वैल्यू होगी, R की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये LF इज इक्वल टू हो जाएगा RT स्क्वायर अपॉन 1000 ये KF। तो इसमें अगर आप ये R जो है R रखते हैं 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो जो ये LF आएगा, ये LF ये जूल, इसका जो यूनिट आएगा ये जूल पर केजी में आएगा। और अगर आप 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स रखते हैं तो जो LF आएगा ये कैलोरी पर केजी में आएगा। और इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं, जैसे डेल्टा ये HF है, तो MRT स्क्वायर 1000 KF, तो इसमें जूल पर मोल में आएगा। अगर R रखेंगे तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और ये R रखेंगे 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये डेल्टा HF की जो वैल्यू है ये आएगी जूल पर मोल में, और ये जब आप रखेंगे तो ये आएगी कैलोरी पर मोल में। तो आपको जिस यूनिट में निकालना है उसी हिसाब से R का वैल्यू रखना होगा। अगर जूल में निकालना है तब तो ये रखना होगा, अगर कैलोरी में निकालना है तब ये रखना होगा। अब पर केजी में निकालना है कि पर ग्राम में निकालना, पर केजी में निकालना है कि पर मोल में निकालना है, तो अब ये जैसे जिसमें यूनिट में जैसे जो रखेंगे उसी यूनिट में निकलेगा। अब जैसे मान लीजिए हम R की वैल्यू ले लेते हैं 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और हम ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें रखते हैं, तो ये जो LF हो जाएगा ये 2 कैलोरी ये मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, और T जो होगा ये 273 केल्विन है, 273 केल्विन, और 1000 ये 1.86 होता है। तो ये जब आप करेंगे तो जो डेसिमल हो जाएगा, अब ये 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स कट जाएगा, केल्विन से एक केल्विन कट जाएगा, ये केल्विन इनवर्स और केल्विन ये भी कट जाएगा, तो कैलोरी पर केजी बचेगा। ये 1860 हो जाएगा 930, तो ये आपका हो जाएगा ये कैलोरी पर केजी, ये यूनिट आ जाएगा कैलोरी पर केजी। अब ये 273 में 273 से गुणा कर लेंगे, सात दूनी 14, 5 19, ये 6 हो जाएगा, 14 के 4 1
और ये 6, 14 के 4, 1, ये 5, तो 9 होगा, 2 होगा, 15 के 5 हो जाएगा, 10 4 14 और ये 7, और इससे फिर आप भाग दे देंगे 930 से, तो ये करीब आपका आ जाएगा 9 8 72, उसके अप्रॉक्स जो है 80 से ऊपर ही आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के बात जो है गुणा और भाग की नहीं है। गुणा भाग तो मेरे ख्याल से आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो सब लोग कर लेंगे। आपको मुख्य रूप से इस कक्षा में समझना ये है, कंसेप्ट समझना है। अब जैसे इस फॉर्मूले का कैसे उपयोग करेंगे, इस सूत्र का कैसे उपयोग करेंगे, इस सूत्र में KF क्या है, R क्या है, T क्या है, LF क्या है, इसका क्या मात्रक होता है, कौन सा मात्रक रखेंगे तो किस मात्रक में ये मान आएगा, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये सब चीज आप नहीं समझेंगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा और आप कहेंगे कि सर मेरा तो उत्तर ही नहीं आ रहा है। तो जो मात्रक है, मात्रक पर विशेष ध्यान देना है कि कौन सा आप वैल्यू ले रहे हैं, किस मात्रक में ले रहे हैं और कौन सा मात्रक आ रहा है, ये सब अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे। और दूसरी चीज है कि LF का वैल्यू क्या है, R क्या है, T क्या है, KF क्या है, M क्या है, ये समझना। जैसे कोई भी सूत्र है ना, तो केवल जैसे कोई सूत्र है तो सूत्र में उसके अर्थ को समझिए कि अब P0 क्या चीज है, PS क्या है, N2 क्या है, N1 क्या है, और उसमें मान कैसे रखेंगे, उसको फिर घटाना है, जोड़ना है, गुणा है, भाग है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे आंकिक प्रश्नों को हल। तो ये जो है एक इस पर प्रश्न था। एक दूसरे प्रश्न से हम और इसको क्लियर करते हैं। जैसे इसमें प्रश्न जो बनेगा कि मान लीजिए अगर कोई विलेय है और किसी अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ जैसे अवाष्पशील, ये किसी हटा दीजिए, अवाष्पशील एवं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CuNH2 के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोला गया, या जल तो आप पिछले प्रश्न में लिए थे, कोई दूसरा विलायक ले लेते हैं। 30 ग्राम को 46 ग्राम एथाइल एल्कोहल C2H5OH, ये क्या है, एथाइल एल्कोहल में घोला गया। ठीक है। यदि विलयन का यदि क्वथनांक ये हिमांक पढ़ रहे हैं ना, तो यदि हिमांक अवनमन 0.24 हो केल्विन, तो KF
के मान की गणना करें। तो यहाँ पर जैसे अभी फॉर्मूला बताया गया है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ ये W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W2। तो यहाँ पे जो आप निकालेंगे के एफ की वैल्यू, तो ये डेल्टा टी एफ ये तिरछा गुणा हो जाएगा M2 इंटू W2 और ये W2 इंटू 1000। अब ये के एफ इज इक्वल डेल्टा टी एफ की जगह पे आप रख देंगे 0.24। M2 यूरिया का जो है 60 होता है। अभी पिछले प्रश्न ये लेक्चर में जैसे NH2CO NH2 इसका जो अणुभार निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है, ये 12, 16, 14 प्लस 2 तो ये 60 हो जाएगा। और W2 की वैल्यू है 46 ग्राम। और उसके बाद ये आपका M2 W2 अपन M2 ये W1 होगा, सॉरी, तो M2 इंटू W1 होगा, ये W1 ये 46 है और ये W2 इंटू 1000 नीचे आएगा। तो W2 क्या है, W2 30 ग्राम है। ये W2 जो विलेय का जो ये है 30 ग्राम और विलायक का 46 ग्राम है। तो ये आपका 30 दूनी 60 और 2 से कटाएंगे तो ये 500। और KF निकालना है तो ये 46 गुणे 0.24 बटे ये 500 हो जाएगा। और केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इस तरह से आप जैसे कोई भी न्यूमेरिकल दिया है, कोई आंकिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आंकिक प्रश्न अगर आंकिक प्रश्न दिया है तो सबसे पहले उसको पढ़िए। अब पढ़ने के बाद जो जो दिया है उसको संकेत के सहित लिखिए और जो पूछा गया है उसको भी क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब देखिए कि जो पूछा गया है और जो दिया है उसमें कोई संबंध है क्या, कोई सूत्र बनता है क्या, आप खोजिए किताब में और जब आपको सूत्र मिल जाए तो उसको लिख लीजिए। आज जिसका जो है मान निकालना है उसका तो आप रखेंगे नहीं, लेकिन जिसका दिया हुआ है उसका आंकिक मान जो अंक दिए गए हैं वो रख दीजिए। और जैसे तिरछा गुणा जो भी आपको करना है, गुणा भाग जोड़ घटाना आप कर दीजिए। तो जो आपको निकालना है जिसकी मान आप नहीं रखे हैं उसका मान निकल जाएगा। तो बहुत आसान है किसी आंकिक प्रश्न को, किसी न्यूमेरिकल को हल करना, बशर्ते कि आपको ये पता चल जाए कि जो निकालना है और जो दिया गया है इसमें संबंध बताने वाला सूत्र क्या है। और जब सूत्र की जानकारी हो जाएगी तब आप आंकिक प्रश्नों को हल कर लेंगे। और सूत्र जानकारी कैसे हो, सूत्र कहाँ से आता है, सूत्र परिभाषाओं से ही आता है। अब राउल्ट ने कहा कि द रिलेटिव लोअर जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यह बराबर होता है, तो उससे एक सूत्र बन गया। अब उस सूत्र से जो है 5 सूत्र बन गए। अब जो क्वथनांक उन्नयन है डेल्टा टीबी मोललता के समानुपाती होता है, यह हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ मोललता के समानुपाती होता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं इसी से सूत्र बन रहा है। अब सूत्र से परिभाषा, तो सूत्र याद रहेगा तो आप आंकिक प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है आपको एक बार फिर से बता दें कि ये गूगल प्ले स्टोर
डाउनलोड करेंगे तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक एक एक चैप्टर के सारे लेक्चर उसमें मिलेंगे और आप हर लेक्चर के उसमें 10 आपके प्रश्न रहेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन भी रहेगा। तो आप एक लेक्चर देखेंगे, उसी पर आधारित 10 प्रश्न कर लेंगे तो 45 मिनट का लेक्चर है और 10 प्रश्न उस पर कर लिए तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप जो प्रश्न दिए गए हैं अगर नहीं आता है तो उसका हल भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर माई स्कूल ऐप के साथ जुड़ते हैं तो ये पूरा विश्वास है कि आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है, कल हम ऑस्मोटिक प्रेशर बताएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।